प्रीति एक भोली सी पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की थी, पर उसमें एक ही कमी होती है, वो सुन नहीं सकती। पर अपने बहरेपन को उसने कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। वो सबके हाव भाव समझकर हर बात का जवाब दे देती थी। पर उसके माता पिता को उसके बहरेपन के कारण उसकी शादी की चिंता सताती रहती है। वो उसके लिए कई जगह बात चलाते हैं, पर उसके बहरेपन की वजह से सब मना कर देते थे। एक दिन उसके माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनो जी, प्रीति हुन वड्डी हो गई है। मिन्नू उसकी शादी दी बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता तो मुझे भी है भाग्यवान, पर हाय रब्बा, पर कुछ नहीं। तुसी हुन प्रीति वास्ते कोई अच्छा रिश्ता लभो। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लूंगा और बहुत धूमधाम से इसकी शादी करूंगा, देखना तुम। इस तरह प्रीति के पिताजी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रीति को फेसबुक पे कबीर सिंह नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। कबीर सिंह एक समझदार और बहुत नेक दिल लड़का था। कबीर सिंह को प्रीति का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। उसे प्रीति के बहरेपन से कोई परेशानी नहीं होती। वो उसे अब अच्छे से समझता है और फिर एक दिन वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं और अपने घर वालों को शादी के लिए मनाते हैं। कबीर सिंह अपने घर में अपनी माँ सरला और पिता प्रेम सिंह से कहता है, मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मेरे लाल, क्या हुआ बता मुझे। माँ, वो मुझे एक लड़की पसंद है। क्या कहा तूने? लड़की पसंद है? हाँ माँ, और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है जरा बता तो। मॉम, उसका नाम प्रीति है। वो बहुत समझदार लड़की है, पर माँ वो बस वो क्या बेटा, ठीक से बोल। वो सुन नहीं सकती, पर समझती सब है। क्या वो बहरी है? पूरी दुनिया में तुझे बहरी ही मिली? माँ, थोड़ा तमीज से बात करो। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मेरे लाल, तूने तो मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बहा दिए। तुम अपना इमोशनल ड्रामा बंद करोगी? अरे सरला, हमारे कबीर ने एक लड़की पसंद की है, जरूर उसमें कोई खास बात होगी। हाँ बेटा, ठीक है। अब अगर मैं मना करूंगी तो तेरे ड्रामे शुरू हो जाएंगे। खाना नहीं खाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये वो। इस तरह एक दिन कबीर के माता पिता प्रीति के घर रिश्ता लेके जाते हैं। प्रीति के माता पिता को रिश्ता पसंद आ जाता है और कुछ दिन बाद प्रीति और कबीर की शादी हो जाती है। शुरू में सब अच्छा चलता है, पर प्रीति के बहरेपन के कारण उसकी सास उससे मन ही मन नफरत करने लगती है। अब इसका बदला हर रोज प्रीति से लेती है। एक दिन उसकी सास सरला उसे आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, अरे सुनती नहीं है? अरे हम कितने पगले हैं, सुनेगी कैसे, बहरी जो है। तभी पास में ही खड़ी सरला की बेटी खुशी यानी प्रीति की ननद हंसते हुए बोलती है, अरे वही तो माँ, भैंस के आगे पीन बचाने से कोई फायदा नहीं। हंस क्या रही है, जाके अपनी भाभी को बुला ला। अरे मेरे तो भाग फूटे हैं जो मुझे ऐसी बहरी बहू मिली। ओ मैडम, इधर ही आ रही है मॉम। प्रीति वहाँ पहुँचकर अपनी सास सरला को देखने लगती है और उनके हाव भाव समझने की कोशिश करती है कि वो बोल क्या रही हैं। सासू माँ, धीरे धीरे बोलिए, मैं सब समझ जाऊंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। अच्छा तो सुन, वो बोरी ले आ, बोरी। क्या कहा सासू माँ?
छोरी ले आ। पर सासू माँ, मेरे मम्मी पापा की तो एक ही छोरी है, वो भी आप शादी करके ले आए। अब नहीं है कोई छोरी मेरे घर में। अरे एक ही ने आफत मचा रखी है, दूसरी के आने पे तो मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगी। क्या सासू माँ, गाने पहुँच जाएंगी? पहले खाना तो खा लीजिए, फिर दिल खोल के गाना। ए भगवान! क्या सासू माँ, पान? घर में पान कहाँ से होगा सासू माँ? रुकिए, उनसे बोलकर आपके लिए पान मंगवा देती हूँ। सरला परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि कैसे इस बहरी बहू से छुटकारा पाया जाए। तभी अपनी बेटी खुशी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचती है। एक शाम प्रीति घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसकी सास को लगता है कि वो सो गई है, फिर वो अपना काम शुरू कर देती है। सरला सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है, जहाँ खुशी ने पहले से ही तेल गिरा दिया था और शाम को कबीर के आने से कुछ देर पहले। अरे दादा, मर गई। इस प्रीति को बोला था सीढ़ियों पे तेल गिरा है, साफ कर दे। तभी वहाँ कबीर भी पहुँच जाता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है ना? भैया, आज आपकी प्यारी प्यारी बीवी की वजह से माँ मरते मरते बची है। खुशी, ये सब बातें बाद में करना, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। तभी कबीर की माँ सरला उसे बताती है कि कैसे उसकी बीवी के बहरेपन और लापरवाही की वजह से आज ये हादसा हुआ है। कबीर अपनी माँ की बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी प्रीति के पास जाता है और उसे चांटा लगा देता है और हाथ पकड़ के अपनी माँ के पास ले आता है। देखो, ध्यान से देखो, आज तुम्हारे कारण मेरी माँ की ये हालत हुई है। खुदा ना खास्ता अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो? मैंने तो शुरू में ही बोला था, बहरी लड़की है और करो बहरी से शादी। सबको भुगतना पड़ रहा है आपके वजह से। तभी प्रीति सबके सामने अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है, जिसमें उसकी सास सरला और ननद खुशी के काले कारनामे दिखाई देते हैं कि कैसे खुशी ने सीढ़ियों पर तेल गिराया और कैसे उसकी माँ दर्द की एक्टिंग करती है। वीडियो देखने के बाद कबीर की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और उसकी माँ और बहन चौंक जाते हैं। आप दोनों को क्या लगा सासू माँ कि मैं सो रही हूँ? माना कि मैं कुछ सुन नहीं सकती हूँ, पर हाँ, हाव भाव देखकर तो मैं सब समझ लेती हूँ। इस तरह अपनी करतूतों को देख उसकी माँ और ननद शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों प्रीति से माफी मांगते हैं। वहीं कबीर का प्रीति से प्यार और भी गहरा हो जाता है। इस तरह एक बार फिर अपने गुणों से प्रीति अपने बहरेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती। उसकी सास सरला उसे पूरे सम्मान के साथ अपना लेती है और इस तरह उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अंजलि एक गुस्सैल लड़की थी। वो बहुत मुंहफट भी थी, पर उसे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था। वो अभी विवाह नहीं करना चाहती थी, पर उसके माता पिता उसे शादी के लिए मना लेते हैं और एक दिन उसका विवाह राहुल नाम के लड़के से करवा देते हैं। राहुल एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। राहुल दिन भर ऑफिस का काम करता था। राहुल के घर में उसकी माँ और उसकी बहन काजल थी। अंजलि और राहुल की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। एक दिन अंजलि खाना बना के टीवी देख रही थी। तभी अचानक उसकी ननद काजल बोली, बाबे, ये कैसे सब्जी बनाए है? इसमें तो नमक ही नहीं है। अच्छा, तो अब से तुम ही बना लेना सारा खाना। ओहो, क्या हुआ भाभी? अपने खाने की तारीफ अच्छी नहीं लगे क्या? जुबान संभाल कर बात करो काजल। इतना कहकर अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है।
जहाँ राहुल पहले से ही आराम कर रहा होता है। तभी अंजलि राहुल से कहती है, सुनिए जी, आपकी बहन की जुबान है ना, कैची की तरह चलती है। अरे क्या हो गया, कुछ बताओगी? आप बताइए मुझे, सब्जी कैसी थी? ठीक थी ना? हाँ ठीक तो थी, पर इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? एक दिन अंजलि घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी सास ममता वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, कैसे झाड़ू लगा रही है? इधर देख, ढंग से लगा, थोड़ा उधर से भी ले, अरे वहाँ भी तो लगा दे। सासू माँ, अगर इतना ही है तो खुद कर लो, मुझसे नहीं होता ये। और जरा सी बात पे ये तेवर, अरे बस इतना ही तो कहा है कि वहाँ भी झाड़ू लगा ले। ओहो, बस करो सासू माँ, बहुत हुआ। सारा दिन आप मुझ पर ही रौब झाड़ती रहती हैं। ऐसा कहकर गुस्से से भरी अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और वो जाकर अपनी माँ हेतल को फोन करती है और सारी बात बताती है। उसकी माँ सब समझ जाती है और उसे समझाती है कि पुत्र जी, वो तेरा परिवार है, थोड़ी बहुत खटपटता हर जगह होती है, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या करूं मैं, मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं होता। और नाना पुत्र जी, गुस्से में इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। अपनी माँ के समझाने पर अंजलि समझ जाती है, पर उसका मूड आज बहुत खराब था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति ने उसे घर की नौकरानी बना के रखा है। इसलिए वो अपना माइंड डाइवर्ट करने मार्केट में सब्जी खरीदने चली जाती है। तभी उसकी सहेली नेहा उसे देखती है और उसके पास आकर कहती है, अरे अंजलि, कैसी हो? क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार नेहा, मेरे ससुराल वालों ने दिमाग की दही बना रखी है। ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं यार, जिंदगी झंड हो गई है मेरी। शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और ऐसा बोल रही हो? और नहीं तो क्या, दिन भर घर का काम करो, सुबह जल्दी उठ जाओ और फिर काम पे लग जाओ। मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। सही बोल रही है, जैसे घर का सारा ठेका हमने ही ले रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से। मेरी मान, तू भी अपने पति का घर छोड़ दे और मेरी तरह सुकून से रहे, सुकून से। नेहा की बात सुनकर अंजलि ऐसा ही करती है और अपने खराब मूड के चलते बिना बताए मायके चली जाती है। और दूसरी तरफ राहुल अंजलि के घर ना लौटने की वजह से सोच में पड़ जाता है और अपनी सास के पास फोन मिलाता है। हेलो सासू माँ, वो अंजलि आई है क्या यहाँ? वो एक्चुअली काफी देर हो गई उसे घर से निकले। मुझे और माँ को चिंता हो रही थी, तो मुझे लगा आपको एक बार फोन कर लूं। हाँ बेटा जी, मुझे लगता है ये गुस्से में यहाँ आ गए हैं, पर तुसी चिंता ना करो, कुछ दिनों में जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं इसनु समझा बुझा के वापस भेज दूंगी। ठीक है सासू माँ, जैसे आपको सही लगे। एक दिन अंजलि अपने माँ बाप के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, अंजलि, दामाद जी वहाँ अकेले होंगे, तुम्हें अब अपने ससुराल जाना चाहिए। तभी अंजलि बोलती है, मैं कह रही हूँ माँ, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। अंजलि के ऐसा कहने से उसके माँ बाप को बड़ा झटका लगता है। वो उसे समझाते हैं और कहते हैं, दामाद जी तो इतने नेक इंसान है, तुम्हारा इतना ध्यान भी रखते हैं, तुम फिर भी ऐसा बोल रही हो? बस मैं उब चुकी हूँ इस गृहस्थी से। सारा दिन घर का काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, कोलू के बैल की तरह लगे रहो, ऊपर से सासू माँ के ताने सुनो। बहुत हो गया, मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंजलि के आगे उसके माँ बाप की जरा भी नहीं चलती। उसे समझाने के इरादे से
उसकी माँ हेतल उसे किचन में ले जाती है। वहाँ जाकर अंजलि की माँ एक पानी से भरा ग्लास लेती है और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर कहती है, पुत्र जी, ये पानी पीने लायक है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। कुछ देर इस पानी को ऐसे ही रहने दे, फिर देखना। थोड़ी देर बाद मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसे देखकर अंजलि चौंक जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये कैसे हुआ माँ? पुत्र जी, कुछ देर सब्र करे नाल ही गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। इसी तरह गुस्से पे कंट्रोल कर लेने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये देखकर अंजलि समझ जाती है कि गुस्सा करने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं और सब्र करने से कितनी सारी मुश्किलें सुलझाई जा सकती हैं। अब मैं समझ गई हूँ माँ। अब से मैं अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल करूँगी। इस तरह अंजलि को अपने गुस्से में की हुई गलतियों का एहसास होता है और कुछ ही देर में राहुल भी अंजलि को लेने उसके घर पहुंच जाता है। राहुल को अपने सामने देखकर अंजलि हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है और खुशी खुशी उसके साथ अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह वो अपने माँ के द्वारा दी गई सीख को हमेशा याद रखती है। ऋषभ और शर्लिन की नई नई शादी हुई थी। शर्लिन का जरा भी काम में मन नहीं लगता था, इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाना कर काम करने से छुटकारा पा लेती थी। कभी वो सरदर्द का बहाना बना लेती तो कभी बुखार का। ऋषभ को ये अब समझ तो आता था, पर घर की शांति के लिए वो कुछ नहीं बोल पाता था। इसी बात का शर्लिन फायदा उठा लेती थी। एक दिन शर्लिन को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ जी, आप ना अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में दिया करो, मैं उसे हिसाब से खर्चूंगी। पर ये सब देख के माँ को कितना बुरा लगेगा। वो घर की बड़ी है और घर की हर चीज पर पहला हक माँ का ही है। आपको तो अपनी माँ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जाओ जाकर अपनी माँ के पल्लों में छुप जाओ। सारा दिन बस नन्ना नन्ना मम्मा करते रहते हो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह, शर्लिन, अब तो उठ जाओ यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता भी नहीं बना अभी तक। ऋषभ जी, आप नाश्ता बनाने के लिए अपनी माँ को क्यों नहीं कहते? रसोई में भी तो उनका पहला हक है। पास खड़ी माँ ये सब सुनकर नाश्ता बनाने चली जाती है। शर्लिन की सास उसे जिस भी काम के लिए बोलती, शर्लिन कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस काम को करने से मना कर देती। एक दिन ऋषभ ऑफिस से घर आता है और शर्लिन को आवाज लगाता है, शर्लिन, शर्लिन, अरे कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? अरे बाबा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, इसलिए आज हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। ये वाओ, रियली ऋषभ? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही समय में शर्लिन रेडी होकर आ जाती है और ऋषभ को चलने के लिए बोलती है। तभी ऋषभ घबरा कर बोलता है, वो बेबी, मैं ये सोच रहा था कि एक बार अगर तुम माँ को बोल देते हमारे साथ जाने के लिए। अरे वो मना कर देंगी, मुझे पक्का विश्वास है, पर एक बार ही अगर तुम पूछ लेती। ओफो, लो कर दिया सत्यानाश। चुपचाप गाड़ी निकालो और चलो। शर्लिन और ऋषभ वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। शर्लिन समझ जाती है कि आज तो घर में काम ही काम होगा, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। अरे सासू माँ, मैं वो जरा पार्लर जा रही हूँ, मेहमानों के लिए खाना आप ही बना देना। अरे बहू, थोड़ी मदद कर दे मेरी, पार्लर कल चली जाना। आप यही चाहती हैं कि मेहमानों के सामने मैं रानी नहीं बल्कि नौकरानी लगूं। ऐसा कहकर शर्लिन चली जाती है। कुछ ही देर में ऋषभ भी ऑफिस से आ जाता है और मेहमान भी आ जाते हैं, पर शर्लिन घर नहीं पहुंचती। देखते देखते शाम हो जाती है
और मेहमान भी चले जाते हैं। ऋषभ को शर्लिन की चिंता होने लगती है। माँ, शाम हो गई है और अभी तक शर्लिन घर नहीं आई। कहाँ है वो? अरे बेटा, आती ही होगी, यहीं बाहर तक ही तो गई थी। हाय रब्बा, आज तो मैं बहुत थक गई। क्यों? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ के आई हो तुम? और हाँ, सुबह से कहाँ गायब थी? तुम्हारी माँ ने बताया नहीं क्या? हमेशा मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। इतनी गर्मी में मुझे मार्केट भेज दिया, वो भी इतनी भीड़ में। ऐसा कहकर शर्लिन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऋषभ अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ घर में शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोल देती है। अरे हाँ बेटा, उम्र की वजह से दिमाग से बात निकल गई थी। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। क्या माँ, आप भी ना पहले ही बता देती। खामखा बेचारी को रुला दिया। कोई बात नहीं माँ, अब जाकर आप आराम कर लो। शर्लिन को मैं मना लूंगा। दिन बीतते जाते हैं पर शर्लिन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। ऋषभ इस सब की वजह से काफी परेशान रहने लगता है। एक दिन शर्लिन की सास घर में किटी पार्टी रखती है और अपनी सभी सहेलियों को बुलाती हैं। शर्लिन भी अपनी सहेलियों को बुला लेती है। पड़ोस में रहने वाली सरला भी अपनी बहू प्रीता के साथ किटी पार्टी में पहुंचती है। प्रीता सभी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर शर्लिन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। सुषमा बहन, तुम्हारे नसीब की तो बात ही और है। कितनी संस्कारी बहू मिली है तुम्हें, गुणों से भरी हुई है। हाँ सरला बहन, बिल्कुल सही कहा तुसी। वैसे तो बहू मेरी भी बहुत संस्कारी है। हाँ हाँ, ओता दिख रहा है। देखो, हले भी फोन च लगी है। अरे आजकल तो फोन पे सारे काम होते हैं। कुछ जरूरी काम कर रही होगी। छोड़ो यार, तुम भी क्या सास बहू की कहानियाँ लेके बैठ जाती हो। पार्टी एंजॉय करो। हाँ हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, पर मेरी बहू किसी की बहू से कम नहीं है, बता देती हूँ मैं। हाँ ठीक है, पर मेरी प्रीता दीता गल ही अलग है। बस यार, किसकी बहू कितनी अच्छी है ये तो बस अब गूगल ही बता सकता है। ये सभी बातें शर्लिन भी सुन लेती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो सोचती है, मैंने अपनी सास के साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो मेरा साथ दे रही है। उसे पिछली सारी बातें ध्यान आने लगती है कि कैसे उसकी सास ने हमेशा उसका साथ दिया। तुम्हारी माँ ने बताया नहीं क्या? हमेशा मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। इतनी गर्मी में मुझे मार्केट भेज दिया, वो भी इतनी भीड़ में। तभी सुषमा की बहू प्रीता वहाँ आ जाती है और शर्लिन को परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ शर्लिन, किन ख्यालों में खोई हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, आई एम फाइन। अच्छा प्रीता, कैन आई आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड? या ऑफ कोर्स शर्लिन। तुम सबको इतना खुश कैसे रख लेती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सबको इज्जत देती हूँ और बड़े बूढ़े तो प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं। शर्लिन को प्रीता की बात समझ आ जाती है और वो ठान लेती है कि अब से वो भी सबसे प्यार और इज्जत से बात करेगी। अगली सुबह शर्लिन जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। ये देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वो क्या है ना सासू माँ, ऋषभ जी को ऑफिस जाना है और आपको भी मंदिर जाना है, इसीलिए मैंने सोचा फटाफट नाश्ता बना दूं और फिर घर के बाकी के काम निपटा लेती हूँ। अरे इतना सारा काम है, तुम अकेली नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी घर में खाली बैठकर कोई फायदा भी तो नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर शर्लिन उन्हें गले लगा लेती है और बोलती है, सासू माँ, आप इतनी अच्छी हो, मैं आज तक ये बात समझ ही नहीं पाई और खुद कामचोर बनकर आपसे काम करवाती रही। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। शर्लिन में आए इस बदलाव को देखकर
ऋषभ की माँ बहुत खुश होती है। वो अपनी बहू की तारीफ सबसे करने लगती है। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी शर्लिन का व्यवहार पसंद आने लगता है। दीपिका एक अच्छी मॉडल थी और साथ ही उसे एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था, इसीलिए वो एक एक्ट्रेस बन गई। दीपिका काफी सारी फिल्मों और नाटकों में काम कर चुकी थी और अच्छी कलाकार साबित भी हुई थी। फिल्मी चकाचौंध की दुनिया में दीपिका एक तारे की तरह चमक रही थी। दीपिका बुलंदियों को छू रही थी, पर कुछ समय के बाद दीपिका के घर वालों ने उसकी शादी करा दी, जिसके बाद दीपिका पर बहू की जिम्मेदारियां भी आ गई, क्योंकि दीपिका के माता पिता ने उसकी शादी एक आम परिवार में करा दी थी। इसीलिए उसके ससुराल वाले ये नहीं चाहते थे कि उनकी बहू एक्टिंग करे। देखो बहू, एक्टिंग करने के सपने तो अब तुम छोड़ ही दो। अगर तुम्हें काम ही करना है तो घर के काम बहुत हैं। सुबह से शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्या एक्टिंग छोड़ दूं? मैंने बहुत मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। आई कैन लिव एवरीथिंग बट एक्टिंग इज माई पैशन मॉम। दीपिका की बात सुनकर उसकी सास दंग रह जाती है। कहीं दीपिका सचमुच घर छोड़ के न चली जाए, इसलिए उसकी सास ने उसे रोकना टोकना बंद कर दिया। दीपिका का पति रणवीर भी उसके इशारों पर नाचता था। अब दीपिका ने फिल्मी जगत में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था। हर नुक्कड़, चौराहे और रोड पर सिर्फ दीपिका की तस्वीरें ही लगने लगी थी। ये सब देखकर दीपिका की सास ने दीपिका और रणवीर से कहा, अरे बहू, दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारी फोटो लगी रहती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या हो गया? अब हाथी रोड पे निकलेंगे तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही ना। बहू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारे बारे में अंट संट बातें करते हैं। जी जल जाता है मेरा। माँ, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारी बहू स्टार है, कोई नॉर्मल लड़की नहीं। चलो माफी मांगो दीपिका से। अरे भला मैं माफी क्यों मांगू? मेरी गलती ही क्या है? देन ओके मॉम, निकलिए मेरे घर से और अपने लिए कोई आश्रम ढूंढ लीजिए। ऐसा कहकर रणवीर और दीपिका अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। रणवीर की माँ काफी सोचने के बाद अपने पुराने घर को चली जाती है। अब दीपिका को बात बात पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। दीपिका आए दिन घर में पार्टी और डिस्को जाने लगी। शूटिंग के बाद दीपिका सीधा या तो बार जाती थी, नहीं तो डिस्को। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। रणवीर और दीपिका काफी खुश थे। एक दिन दीपिका के फ्रेंड करण के घर में पार्टी थी। सभी सेलिब्रिटीज वहां आए हुए थे। दीपिका उस दिन रणवीर को अपने साथ नहीं ले गई थी। ये देखकर आलिया ने कहा, हेलो, हे दीपिका, तेरा वो नमूना पति कहाँ है? Come on, आलिया डार्लिंग, हमारे बीच उसका क्या काम? ये पार्टी तो सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों के लिए है ना। करेक्ट डियर करण, बट पार्टी में शाहरुख नहीं दिख रहा। सब ठीक है ना? दीपिका की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और करण भी बहुत हंसता है। सभी पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी करण एक अनाउंसमेंट करता है, हेलो गाइस, ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है गाइस, ये एक मूवी माफिया की पार्टी है, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, समझ रहे हो ना? So have a fun guys। सभी नशे में झूम रहे थे। तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नशे में होने की वजह से कुछ लोग पुलिस से बहस भी करने लगते हैं। मेरे पापा पता है कौन है तेरे को? कौन है? कौन है? अबे वो है तो तेरे से पूछने लाग रहा हूँ, कौन है? ओए तिलकराम, उड़ा इसकी गुद्दी पकड़ के जिप्सी में घेर इसने। मेरी सासू का बोलेगा ना। पुलिस इस बात पर केस बना देती है और साथ ही सभी का ड्रग्स टेस्ट भी करवाती है। दीपिका इस सब की वजह से काफी परेशान हो जाती है। वो रणवीर को कॉल करके बुला लेती है।
बेबी तुम परेशान मत हो, मैं इस मुश्किल का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगा। OMG, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ उस करण की स्टूपिड सी पार्टी में जाने की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं बेबी, अब जो हो गया उसे जाने दो। कुछ देर के बाद सभी लोगों की बेल हो जाती है, पर ड्रग्स केस की पूछताछ चलती ही रहती है, जिसमें सभी लोग काफी लंबे समय तक फंस जाते हैं। दीपिका से भी पूछताछ होती है। पहले तो दीपिका काफी झूठ बोलती है, पर फिर भी बच नहीं पाती। वह काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन फिर से नारकोटिक्स ऑफिस में पहुंचते हैं। दीपिका को देखकर मीडिया रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। मीडिया के सवाल सुनकर दीपिका को समझ आने लगता है कि अब उसकी सास को ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते थे, तब उन्हें कैसा लगता होगा। दीपिका और रणवीर मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। खुद को बचाने के लिए दीपिका काफी पैसा बर्बाद कर देती है, पर खुद को नहीं बचा पाती और उसे जेल हो जाती है। कुछ समय बाद जब दीपिका जेल से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका है, जिसके चलते उसके घर को नीलाम किया जा रहा है। रणवीर, अगर ये घर बिक गया ना तो यू नो वी आर टोटली लॉस्ट। आई रियली डोंट नो क्या होगा अब। ये सब तुम्हारे खर्चे की वजह से हुआ है। अब इसमें मैं तुम्हारी क्या ही मदद करूं? तुम्हारी वजह से मुझे भी सफर करना पड़ रहा है। रणवीर की बात सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगता है। उन दोनों के सामने उनका घर बिक जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। अब दीपिका को याद आता है कि उसकी सास उसे इसलिए ही समझाती थी क्योंकि उन्हें जीने का तजुर्बा है। उसे अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगता है और वह रणवीर को लेकर अपनी सास के घर चली जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे समझ आ गया है कि घर को घर बनाने के लिए बड़ों का साथ होना कितना जरूरी है। देखो बहू, मैं तुम्हें तजुर्बे के साथ ही समझा रही थी, पर कभी कभी इंसान ठोकर खाकर ही समझता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दीपिका और अपनी माँ की बात सुनकर रणवीर भावुक हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। रणवीर की माँ उसे और अपनी बहू दीपिका को माफ कर देती है और वह सब फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब दीपिका और रणवीर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। वो दोनों जॉब करने लगते हैं और मिलके अपने लिए एक नया घर खरीद लेते हैं। रेखा अपने नास्तिक बेटे ऋषि के लिए एक ऐसी बहू की तलाश कर रही थी जो उसके बेटे को संभाल ले। एक दिन रेखा दुर्गा माँ के मंदिर में दर्शन को जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात देवांशी से होती है। देवांशी एक बहुत ही समझदार और धार्मिक लड़की थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। दुर्गा माँ के मंदिर के पुजारी ने ही उसका पालन पोषण किया। वो दुर्गा माँ को अपनी माँ के समान मानती थी। रेखा को देवांशी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो देवांशी से अपने बेटे के विवाह के विचार से मंदिर के पुजारी से बात करती है। जय माता दी पुजारी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जय माता दी जी, कहिए क्या बात है? अरे वो जो इस मंदिर में लड़की है ना देवांशी, मुझे बड़ी पसंद है। कितनी सुंदर, गुणवान और धार्मिक है। मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जी वो तो है ही, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा जो है। वैसे मैं भी कब से एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहा था मेरी बेटी देवांशी के लिए। जी मेरा लड़का भी पढ़ा लिखा समझदार बिजनेसमैन है। इस तरह मंदिर के पुजारी और ऋषि की माँ रेखा की तलाश पूरी होती है और कुछ दिनों बाद देवी माँ की कृपा से ऋषि और देवांशी का विवाह हो जाता है। ऋषि अपनी माँ का लाडला बेटा होता है। वो अपनी माँ की बात मानकर देवांशी से शादी तो कर लेता है, पर उसे देवांशी का ये पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो हमेशा उसे पूजा पाठ के लिए रोकता टोकता रहता है। और फिर एक दिन सुबह, ऋषि जी,
थोड़ी देर रुक जाइए ना। प्रसाद खाकर और टीका लगाकर घर से जाना बहुत शुभ होता है। क्या है तुम्हें? मेरा लंच पैक करके दो और अपनी ये जुबान बंद रखा करो। मुझे शुभ अशुभ बता रही है। ऋषि की बात सुनकर देवांशी की आंखें भर जाती हैं। वो वहाँ से चली जाती है और देवांशी की सास रेखा बोलती है, बेटा बहू सही तो कह रही है। प्रसाद खाकर और टीका लगाकर घर से जाएगा ना तो देवी माँ की कृपा से काम 2 गुना बढ़ेगा। माँ, आपको तो पता है ना, मैं इन सब अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करता। जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। इस तरह हर रोज सुबह ऋषि ऐसे ही चले जाता है। वहीं देवांशी और उसकी माँ को ऋषि का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन शाम को ऋषि ऑफिस से घर पे आता है। वो देखता है कि उसके घर पे मोहल्ले की औरतें जमा होकर भजन कीर्तन कर रही हैं। उसे ये सब देख के मन ही मन गुस्सा आता है, पर वो सबके सामने कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में जाकर लाउड म्यूजिक बजा देता है। देवांशी को ऋषि के ऐसा करने पे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर म्यूजिक को ऑफ कर देती है और ऋषि से कहती है, ऋषि जी, क्या है ये सब? आपको शर्म नहीं आती? वहाँ माता का भजन कीर्तन चल रहा है और आप यहाँ लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगी क्या अच्छा है क्या बुरा? हाँ? ध्यान से सुन लो मेरी एक बात। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। यहाँ क्या सुनना है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम कौन हो? हैं? पर मैं तो बस वो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ही क्या है पूजा पाठ से? हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है पूजा पाठ से। सुन लिया तुमने? अब ये शाम के टाइम भजन मंडली यहाँ नहीं होनी चाहिए। दिमाग का बैंड बजा रखा है तुमने। ऋषि की बातें सुनकर देवांशी को बहुत दुख होता है और वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ के कहती है, हे माता रानी, अब तो आप ही कोई चमत्कार दिखाओ। कुछ ऐसा करो कि इनका विश्वास फिर से आप पर आ जाए। इस तरह देवांशी माता रानी से प्रार्थना करके अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। उसकी सास रेखा उससे कहती है, अरे बहू, दुर्गा पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? जी सासू माँ, बिल्कुल। और मैंने माता रानी का उपवास भी रखा है घर में सुख शांति के लिए। तभी अचानक वहाँ उदास सी सूरत लिए ऋषि आता है और बोलता है, माँ, मेरे हाथों से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा अब फ्यूचर में। अरे मेरे लाल, तू इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि जी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। माता रानी सब ठीक कर देंगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर रेखा और देवांशी पूजा में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि को अपने बिजनेस में हुए लॉस की टेंशन डिप्रेस्ड कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो सोचता है कि देवांशी कितना खुश रहती है, इसे भी हजारों टेंशन है, पर ऐसा क्या है जो ये इतनी टेंशन में भी डिप्रेस्ड नहीं होती। वो देवांशी के पास जाता है और उससे पूछता है, देवांशी, एक बात बताओगी? हाँ जी ऋषि जी, पूछिए। यार तुम मतलब इतनी खुश कैसे रह लेती हो? तुम्हें भी तो इतनी टेंशन है ना? जी, ये सब माता रानी की कृपा है। मेरा उन पर अटूट विश्वास है। जब मन बहुत उदास होता है तो मैं बस माँ का ध्यान करती हूँ, बड़ी शांति मिलती है। अच्छा, ऐसा है? तो अब से मैं भी माता का ध्यान करूँगा और फिर देखता हूँ सब ठीक होगा या नहीं। जी, उसका तो नहीं पता, पर हाँ, आपको प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत जरूर मिलेगी। इस तरह देवांशी की बातों से प्रभावित होकर ऋषि भी माता रानी की मन से पूजा करने लगता है और धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगता है। उसकी माँ रेखा को बेटे के नास्तिक से आस्तिक होने पर बेहद खुशी होती है। तभी एक दिन उनके घर पे एक फोन आता है।
हेलो, आई एम घुंगरू गुप्ता। कैन आई स्पीक टू मिस्टर ऋषि? हाँ जी गुप्ता जी, मैं ही बोल रहा हूँ। तो ऋषि, मैंने आपका पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा, मुझे वो बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। गुप्ता जी की बात सुनकर ऋषि फूला नहीं समाता और अपनी माँ रेखा और बीवी देवांशी को ये खुशखबरी सुनाता है। ये सुनकर वो दोनों भी बेहद खुश हो जाती हैं और माता रानी से घर में इस तरह सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करती हैं। ऋषि भी माता रानी के आगे हाथ जोड़ता है। इस तरह रेखा की आस्तिक बहू देवांशी अपने नास्तिक पति को भी आस्तिक बना देती है और तीनों घर के मंदिर के सामने माता रानी का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। ए माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।